मैं आज भी कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, आज नहीं कटोगे तो 20 साल बाद कटोगे, लेकिन कटोगे। इसलिए मैं तो सावधान कर रहा हूं, आज भी पार्टी आज भी सावधान कर रही है। श्रीमान जयराम जी भी चुनकर आ गए हैं, उन्होंने 1932 की बात की थी, और मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको प्रभु खूब ताकत दें ताकि विधानसभा में पुरजोर तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें। हेमंत सोरेन जी ने भी कहा था कि 1932 लागू करूंगा, तो 1932 लागू करके दिखा दें। मैं तो उनको चुनौती देता हूं। बांग्लादेशी घुसपैठ ये कोई साधारण विषय नहीं है, आप समझिए, ये बहुत बड़ा विषय है, और ये सिर्फ हिंदुओं को प्रभावित नहीं कर रहा है। जो झारखंड के मुसलमान है, यहाँ के मूल निवासी मुसलमान है, उनके हकमारी करने का भी काम बांग्लादेशी घुसपैठ यही कर रहे हैं। जयराम की पार्टी जेएलकेएम की भी बात आ रही है, समीक्षा बैठक में इसकी चर्चा हुई है। आप ये मानते हैं कि जेएलकेएम ने आप लोगों को नुकसान पहुंचाया? मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। मुझे लगता है कि जो जेएलकेएम है, मेरे विधानसभा में भी उसे लगभग 40,000 मत मिले। हम लोगों ने अपनी बात रखी, जो कहाँ कमियां रह गई उस पर प्रदेश संगठन को बताया, मैं कहाँ पीछे था, कहाँ मेरी कमी थी। झारखंड में भाजपा अपनी हार की समीक्षा कर रही है। लगातार ये दूसरा दिन है जब समीक्षा चल रहा है, और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहाँ चूक गई, किन पहलुओं पर भाजपा पीछे रह गई, कहाँ पर काम नहीं हो पाया, जनता से कैसे जो है जुड़ाव उस तरीके से नहीं हो पाया जो उम्मीद भाजपा कर रही थी। हमारे साथ बोकारो से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक बिरेन नारायण हैं। बिरेन नारायण भी कल से लगातार बैठक में शामिल हो रहे हैं। अब तक क्या छन कराए बिरेन जी? नहीं, हम बैठक में हम लोगों ने अपनी बात रखी, जो कहाँ कमियां रह गई उस पर प्रदेश संगठन को बताया, मैं कहाँ पीछे था, कहाँ मेरी कमी थी। बात बाकी उस पर जो बातें होंगी आगे हम लोग उस पर सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस बार जो प्रदर्शन रहा है, अब तक तो मुझे लगता है कि बातें छन कर आ ही गई होगी। बिरेन जी अपने तरीके से कैसे देख रहे हैं, खास करके कोयलांचल की जब बात आती है तब? नहीं, मैं तो बहुत कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ मेरा जो अपना विधानसभा था, मुझे लगता है कि मेरे तो वोट बढ़े। पिछली बार मुझे 1,12,000 वोट मिले थे 19 में, इस बार मुझे 1,26,231 मत मिले। तो जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, जनता ने विश्वास भी जताया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जरूर चूक रही, तो कांग्रेस हमसे बहुत आगे बढ़ गई। तो जो भी कमियां रही हैं उसको मैंने प्रदेश नेतृत्व को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया है। आगे जैसा उनका दिशा निर्देश होगा उस पर काम करें। तो जनता आपसे लगातार जुड़ी रही, और आपने कहा कि 1,26,000 लोगों ने अपना आशीर्वाद आपको दिया। क्या फैक्टर आप देखते हैं, क्या फैक्टर है, किन वजह से जो है आप लोग पीछे रह गए? मैं तो कह रहा हूँ कि जो कारण थे मैंने बता दिया, उस कारण को सार्वजनिक करना मीडिया में कतई उचित नहीं होगा, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व हमारा गंभीर होगा इस विषय पर, और जो कमियां रही हैं उस पर निदान ढूंढ के आगे हम लोग मिलकर काम करें। कांग्रेस के नेताओं के जो सुर है वो उठने लगे हैं, बोल रहे हैं कि नफरत की हार है और मोहब्बत की जीत है। देखिए, अगर आपका इशारा बटेंगे और कटेंगे पर है, यही इशारा है ना आपका, तो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। मैं आज भी यही उस बात पे कायम हूँ। मेरा कहना है, मेरा मानना है कि जो बटोगे तो कटोगे की बात आई चुनाव के दरमियान, मैं आज भी कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, आज नहीं कटोगे तो 20 साल बाद कटोगे, लेकिन कटोगे। इसलिए मैं तो सावधान कर रहा हूं, आज भी पार्टी आज भी सावधान कर रही है। आखिर जो सीधे सरल आदिवासी हैं संथाल परगना के, जो बड़ी संख्या में बलात्कार और हत्या के शिकार हुए, जो टुकड़ों में काट दी गई बहनें बेटियां, उनका कसूर क्या था? आज भी दिग्भ्रमित के शिकार हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से शीघ्र ही उनको चीजें समझ में आएंगी, और तब उनको लगेगा कि हमने गलती की भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बना के। लेकिन आप बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे 20 साल बाद आएगा, लेकिन जो आपके विपक्ष है या सत्ता पक्ष के लोग हैं वे बोल रहे हैं कि ये नारा सिर्फ बीजेपी के लिए था, जनता उसको स्वीकार नहीं की, जनता ने नकार दिया। जो लोग वोट के सौदागर हैं, जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लोग वोट के सौदागर हैं, नफरत के सौदागर हैं, हम नफरत के सौदागर नहीं है। हिंदू कभी भी असहिष्णु नहीं है, हम कभी भी नफरत की बाजार नहीं फैलाते।
आखिर हमने तो यही कहा कि सावधान रहो। क्या हमारे समाज को हमें सावधान करने का भी अधिकार नहीं है? तो मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो सही कहा। जिनको समझ में नहीं आई, देर सवेर समझ में आएगी, तब उनको लगेगा कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं गए और भाजपा की सरकार क्यों नहीं बनाई। पिछली बार की तुलना अगर देखा जाए तो आप लोग 21 पर सिमट गए। खास करके जो ट्राइबल रिजर्व सीटें हैं वहां पर आप लोग इस बार कुछ खासा प्रदर्शन नहीं रहा। तो 2 से लोकसभा में भी हार गए आप लोग। देखिए, हम तो 2 से शुरू किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सांसदों से यात्रा शुरू की थी और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इस बात का परवाह नहीं है कि हम कितने पे सिमट गए। अफसोस इस बात का है कि हम अपनी बातों को, जो जिनके लिए हमने काम किया, उन तक इन बातों को पहुंचा नहीं पाए। आगे हम पहुंचाने के लिए पूरे जी जान से लगेंगे। हम तो आखिर उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए सोच रहे हैं। हमारे दामन में कोई दाग नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई छींटा नहीं है। लेकिन जो लोग जेल गए, जिन्होंने बालू बेचा, जिन्होंने कोयला चुराया, जिन्होंने पत्थरों का को चुराया, जिन्होंने झारखंड की खनिज संपदाएं लूटी, जो जमीन के सौदागर थे, आज वो लोग सत्ता में है। सत्ता की मलाई फिर से एक बार चाशनी में डुबो के खाएंगे। तो झारखंड की जनता का ही दुर्भाग्य कहूंगा। रंजीत जी, जयराम की पार्टी जेएलकेएम की भी बात आ रही है, समीक्षा बैठक में इसकी चर्चा हुई है। आप ये मानते हैं कि जेएलकेएम ने आप लोगों को नुकसान पहुंचाया? मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। मुझे लगता है कि जो जेएलकेएम है, मेरे विधानसभा में भी उसे लगभग 40,000 मत मिले। सरोज कुमारी जो खड़ी थी, लगभग 40,000 मत मिले और जो 40,000 मत मिले उसमें मुझे लगता है कि अधिकांश मत वो पिछली बार मुझे मिले थे। तो मेरे जो वोट बढ़े, मैंने प्रयास करके कई समुदाय को जोड़ा अपने साथ, कई समाज को अपने साथ जोड़ा, जिसमें बड़ी संख्या में यादव समाज जुड़ा मेरे साथ, पासवान समाज, दलित समाज के लोग बड़ी संख्या में मुझसे जुड़े। लेकिन जो कुछ हमारे कोर वोटर थे, उनका विश्वास मैं जीत नहीं पाया, चाहे कारण कुछ भी हो। आगे समीक्षा हो रही है और मैं प्रयत्न करूंगा कि उनका भी विश्वास जीता जाए भविष्य में। एक योजना की चर्चा हुई और ये चर्चा आप लोग की बैठक में की जा रही है, क्या मैया योजना भी फैक्टर रही? निश्चित रूप से जब आप चुनाव की पूर्व संध्या पे 1,000 रुपए की राशि डाल देंगे लाभुक के खाते में, तो सीधा सीधा उनको लगता है कि भाई कल पता नहीं क्या होगा, ये तो हमको दे रहे हैं। तो ये सीधा सीधा चुनावी घूस है। आपने कहा कि 1,000 तो दे ही रहा हूं, बीजेपी वाले 2,100 देंगे, हम लोग 2,500 देंगे। तो मुझे लगता है कि उसका प्रभाव रहा है और कहा कि 2,500 देंगे, लेकिन अब जिन तरह की शर्तें लगा रहे हैं वो, कि यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए, एसटी, एससी और ओबीसी होना चाहिए, तो जिन लोगों से छल करके, धोखा करके आपने वोट लिया, तो उन जनरल कास्ट के लोगों का, उन अदर्स का, जो लोग वर्षों से झारखंड में रह रहे हैं, उनका क्या कसूर है? इस बात का जवाब क्या हेमंत सोरेन जी देंगे? तो इन्होंने जो ठग किया था, जो फरेब किया था, वो ठग और फरेब अब जनता के समक्ष आ रही है। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। रंजीत जी, एक आखिरी सवाल, जो आदिवासी के मुद्दे थे यहाँ पे झारखंड में खास करके, चाहे वो सरना धर्म कोड हो, पेशा कानून हो, या वो जो मांग कर रहे थे 1932 खतियान, कह रहे कि बीजेपी इन मुद्दों को छोड़ करके उन मुद्दों पर गई जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जिसका कोई बहुत ज्यादा जो चर्चा नहीं था। तो कोयलांचल में और कोल्हान में जाकर के बांग्लादेशी घुसपैठ का, देखिए फिर आपको कह रहा हूँ कि आप वहीं ले जा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ ये कोई साधारण विषय नहीं है, आप समझिए, ये बहुत बड़ा विषय है और ये सिर्फ हिंदुओं को प्रभावित नहीं कर रहा है। जो झारखंड के मुसलमान है, यहाँ के मूल निवासी मुसलमान है, उनके हकमारी करने का भी काम बांग्लादेशी घुसपैठिए ही कर रहे हैं। उनमें भी पिछड़े हैं, बांग्लादेशी मुसलमान में भी। अगर वो बड़ी संख्या में आएंगे तो उनकी भी हकमारी कर रहे हैं वो। तो सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल बांग्लादेशी घुसपैठिए का है, जो यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो आबादी है, उसको प्रभावित करने का काम कर रहे हैं वो लोग। और क्या कहा आपने सवाल? मैंने वही बोला कि आदिवासी मुद्दे जो थे, हाँ, उन मुद्दों को आपने नहीं उठाया। दूसरी बात कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने 1932 के खतियान लागू करने की बात कही, तो अब तो श्रीमान जयराम जी भी चुनकर आ गए हैं। उन्होंने 1932 की बात की थी और मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको प्रभु खूब ताकत दें, ताकि विधानसभा में पुरजोर तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें। अब तो हेमंत सोरेन जी ने भी कहा था कि 1932 लागू करूंगा, तो 1932 लागू करके दिखा दें। मैं तो उनको चुनौती देता हूं
देखिए, ये सब भावनात्मक मुद्दे हैं जो कभी पूरे होने वाले नहीं है। झारखंड की सीधी सरल जनता को इन लोगों ने बरगलाया, बहकाया, फुसलाया, ठगा, और सारे के सारे लोग धीरे धीरे नंगे होते नजर आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। समीक्षा अब तक चल रही है, आपको क्या लग रहा है कि समीक्षा के बाद आप लोगों का क्या दिशा निर्देश रहेगा और किस तरीके से आप? देखिए, झारखंड में 56 विधायक जो है वो गठबंधन में चुनकर आए हैं, जो सत्ताधारी गठबंधन में है, और यहाँ एक अनार 56 बीमार वाली कहानी हो गई। कोई ऐसा विधायक नहीं है जिसने अभी तक दावा नहीं किया हो, बल्कि कांग्रेस ने तो उप मुख्यमंत्री पद तक दावा कर दिया है। तो काश यही संवेदनशीलता इन्होंने दिखाई होती जनता के हितों के लिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए। अब देखिए, मुख्यमंत्री को शपथ लिए 6 दिन हो गए, लेकिन ना तो अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, ना ही कोई राज्य को किस तरीके से गति देनी है उस पर कोई चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात पर हो रही है कौन ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनेगा। तो जहां गठबंधन में जनता का हित वो पीछे रह जाता है और पार्टी का हित और व्यक्तिगत हित हावी हो जाता है, जैसा कि अक्सर देखने को मिलता है कांग्रेस के गठबंधनों में, तो वहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। भाई, ये तो कमरे में बैठकर सुलझाने वाली चीजें थी। अब कांग्रेस बयान दे रही है कि उसे उप मुख्यमंत्री पद चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा बोल रही है उप मुख्यमंत्री पद की कोई स्कोप नहीं है झारखंड में। तो फिर ये बयानबाजी क्यों? कांग्रेस कह रही है हमें 4 सीटें या 5 बर्थ मिले, जेएमएम कम बर्थ देने को तैयार है, राजद बर्थ मांग रही है। फॉर्मूले के हिसाब से 5 सीटों पर 1 बर्थ होता है, जो जेएमएम ने सुलझाया उस पर तो राजद को 1 भी बर्थ नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है ये जो चीजें हैं ये कमरे के भीतर सुलझानी चाहिए। आप जब भी बाहर ऐसी बयानबाजी करते हैं तो जाहिर तौर पर आप गठबंधन के भीतर में प्रेशर टैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, ये बेहद ही आपत्तिजनक बयान है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो अनसेफ फील कर रहे हैं। मे भी फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जिन्होंने सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की हो या देश के खिलाफ राजनीति की हो, वैसे लोग अनसेफ फील कर रहे हैं। साहब, यहाँ अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सेफ फील करता है, और हमारे यहाँ हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में, उसका भी मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जो हमारे यहाँ सर्वे हो रहा है अभी, जिसको लेकर हंगामा मच रहा है, तो वो तो अदालत के आदेश पर हो रहा है, ये कोई प्रशासनिक आदेश थोड़ी है। अब अदालत से भी ऊपर अगर ये अपने आप को समझने लगे हैं तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो वही पार्टी के लोग हैं ना, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने रामलला के मंदिर का विरोध किया था सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने तो बजाबता अपने वकीलों को रखकर पूरा पुरजोर विरोध किया था, लेकिन देखिए रामलला विराजमान हुए। तो हमारा मानना है जो ऐतिहासिक भूलें हुई आक्रांताओं द्वारा, जो हमारी सभ्यता को और हमारे पौराणिक स्थलों को मिटाने की कोशिश की गई है, तो इन हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को अंडू करने का, इनको सुधारने का समय आ गया है।